हेलो नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं हिंदी साहित्य व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट सेक्शन में आपको अपना जवाब देते रहना है। तो दोस्तों, यदि हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो हर परीक्षा व्यापम परीक्षा है तो उपयोगी है। जैसे हम बात करें तो एमपी पुलिस, एसएससी, जीडी और अनेक परीक्षा व्यापम परीक्षा वर्ग 3 शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि हम बात करें हिंदी साहित्य व्याकरण के, आज हम बहुत सारे प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं जो हिंदी टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जुड़ जाएं बीपी कंपटीशन एकेडमी के साथ, फटाफट जुड़ जाएं। फिर स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन प्रश्नों पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है दोस्तों? मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है। दोस्तों, आपको बताना है कि मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम बताना है। जो आपका इसमें से राइट आंसर है तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। दोस्तों, हम ऑप्शन नंबर आ की बात करें तो ये क्या कहता है? चतुर्सेन शास्त्री। ब कहता है भगवती चरण वर्मा। सा कहता है प्रेमचंद्र और द कहता है अमृतलाल नागर। दोस्तों, इसका जो आपको राइट आंसर है, आपको ऐसा लगे कि ये राइट आंसर है तो अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और जो भी आपको ऐसा वॉइस क्लियर आ रहे हैं ना, यदि आपको वॉइस या अन्य कोई समस्या आपको ऐसा लग रहा हो, कोई समस्याएं हो रही हैं तो अपना कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर प्रेषित करें ताकि हम आने वाली समस्याओं पर समाधान जरूर कर सकें। दोस्तों, यदि हम बात करें इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर सा प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर होगा। जिन दोस्तों ने हमारे इसका राइट आंसर सा दिया है, बहुत ही अच्छा। बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर प्रेमचंद्र ही कमेंट बॉक्स पर दिया है। यदि हम इस प्रेमचंद्र की मंत्र शीर्षक कहानी के नाम के बारे में, लेखक का नाम, यदि ये शीर्षक जो था मंत्र का शीर्षक था, इसका लेखक की बात करें तो प्रेमचंद्र था। यदि मंत्र शीर्षक कहानी मुंशी प्रेमचंद्र, यदि इनकी पहली कहानी संग्रह थी। सोजे वतन शीर्षक नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद्र की कहानियाँ और कहानियाँ के बारे में यदि हम चर्चा करें, विस्तृत चर्चाएँ करें तो प्रेम परमेश्वर, दो बैलों की कथा, पुष्प की रात, सादगति और विध्वंस और मंत्र आदि इनकी प्रमुख काव्य संग्रह कहानियाँ थी। दोस्तों, तो निश्चित तौर पर इसका राइट आंसर सा प्रेमचंद्र होगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? दोस्तों, इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। ये जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है। तो दोस्तों, जो इसका आपको जवाब सही उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए तो हम डिस्कस करने वाले हैं इनके ऑप्शनों पर। आ क्या कहता है? चित्रधार। ब कहता है कानन कुसुम। सा कहता है गीतिका। द कहता है इरावती। चलिए तो जवाब अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट सेक्शन पर जवाब अपना प्रेषित करें। दोस्तों, यदि हम इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर शाह गीतिका इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, यदि हम बात करें जयशंकर प्रसाद काव्य नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार तथा निबंधकार के नाम से इनका सम्राट से भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने काव्य संग्रह कावायनी, झरना, आंसू और कानन कुसुम आदि की इन्होंने रचना की। यदि इसमें से आपको बताना था कि ये किसकी ये रचना नहीं है जयशंकर प्रसाद की, तो आपको गीतिका के बारे में यदि आपका मतलब इसमें जिक्र आया है, जबकि ये गीतिका, ये सभी जो तीनों जो अन्य रचना थी जैसे चित्रधार, कानन कुसुम, इरावती, ये जो सभी थे ये जयशंकर प्रसाद के ही रचना थे। इनमें से यदि हम बात करें गीतिका की, तो गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित
काव्य है। जो इनकी अन्य और भी निराला जी की यदि काव्य संग्रह की हम बात करें तो अनामिका, परिमल और गीतिका आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा ये अन्य रचना गीतिका है। यदि हम गीतिका की बात करें दोस्तों तो किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। दोस्तों इनको शॉर्टकट में इनका निराला भी जो निराला जिक्र आता है, इनको शॉर्टकट में इनका पूरा नाम न लेकर इन्हें निराला के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इन यदि अभी कभी पूछ देता है कि निराला के नाम से कौन जाना जाते हैं, तो आपको ये भी डिस्कस करने चलना है कि निराला के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी भी जाने जाते हैं, जो इनकी रचना गीतिका है। इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की भी डिस्कस हो गई। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यदि हम बात करें आप प्रश्न क्रमांक 3 की, प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है? साय में धूप किसका गजल संग्रह है? इसमें बताना है साय में धूप किसका गजल संग्रह है दोस्तों। तो यदि ऑप्शन नंबर हमारा आ कहता है मोहन राकेश, ब कहता है दोस्तों दुष्यंत कुमार, और ब सा कहता है वगीरबाद, और द कहता है रघुवीर साहब। दोस्तों आपको जो इसका राइट आंसर है तो वो फटाफट अपना कमेंट सेक्शन में जवाब दें। दोस्तों इसका हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर बा, इसका राइट आंसर होगा एकदम बिल्कुल सही। जिन दोस्तों ने बा नंबर इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दिए हैं तो इसका राइट आंसर बा होगा। दोस्तों यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें, जो दुष्यंत कुमार त्यागी एक हिंदी कवि और गजलकार थे, इनमें से शायद धूप उन्हीं की गजल में से एक है। इनके गजल और अन्य संग्रह की यदि हम बात करें तो और है भूमि की, कहीं पे धूप, भूख है, श्रब कर आदि अनेक सारी इनकी गजल लिखी गई। दोस्तों गजल के नाम से भी प्रसिद्ध दुष्यंत कुमार बहुत ही हिंदी साहित्य में अपना कमाल और इनका अद्वितीय स्थान था। यदि हम बात करें इनमें से हिंदी साहित्य के बहुत सारे ऐसे गजलकार जो सामने आए और अपने अनेक सारी रचनाओं पर वर्णित और अपना अद्वितीय स्थान रखा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक थोड़ा लंबा देखने में तो बहुत दिख रहा है, लेकिन बहुत ही जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर और नोट भी करते रहना। यदि हम बात करें तो ये प्रश्न क्रमांक क्या कहता है? विज्ञान की दुनिया खर्च और बिक्री की दुनिया है। दोस्तों यदि ये जो विज्ञान की दुनिया खर्च और बिक्री की दुनिया है, हम सपनों के सौदागर हैं। क्या हैं? हम सपनों के सौदागर हैं। दोस्तों हम अनेक सारे सपने देखते हैं कि ये हमको खरीदना है, वो खरीदना है, अच्छी कार खरीदनी है, अच्छा घर बनवाना है, ये सारे बहुत सारे सपने हम लोग देखा करते हैं। सौदागर हैं, हम सपनों के सौदागर हैं। दोस्तों फिर क्या कहता है? जिसे चाहिए बाजार जाएं, सपनों और उम्मीदों से भरी ट्यूब खरीद लें। ये विज्ञान का कमाल ही है कि हमारे 3 सदस्य वाले परिवार में 3 तरह के टूथपेस्ट आते हैं। उन पंक्तियों में से किस विषय पर चर्चा हुई या विषय पर हुई? दोस्तों आपको ये बताना है ये क्या कह रहा है कि विज्ञान की दुनिया खर्च और बिक्री की दुनिया है ना। हम सपनों के सौदागर हैं, जिसे चाहिए बाजार जाए, सपनों और उम्मीद से भरी ट्यूब खरीद ले। ये विज्ञान का ही कमाल है कि हमारे 3 सदस्य वाले परिवार में 3 तरह के टूथपेस्ट आते हैं। उक्त पंक्तियों में से किस विषय पर चर्चा? दोस्तों यदि हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न कह रहा है कि आज हमारे इस तरह आधुनिक परिवेश में देखा जाए तो यदि हमारे सदस्य यानी हमारे परिवार में 4 या 3 सदस्य रह रहे हैं तो इनमें से अलग अलग के टूथपेस्ट की छोटे सा उदाहरण दिया है। दोस्तों टूथपेस्ट जो हम लोग सुबह रोज दातून में इसका उपयोग करते हैं, तो यदि मेरा बड़ा भाई यदि बात करें तो ये कोलगेट का कर रहा है, तो दोस्तों यदि हम उसका पतंजलि का कर रहे हैं तो अगला हमारा छोटा भाई क्लोजअप का कर रहा है। इस तरह की आधुनिकता दोस्तों पर इसका वर्णन करना है कि इस पंक्तियों में किस विषय पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों यदि हम चलिए ऑप्शन पर यदि हम डिस्कस करें तो क्या कहता है? अर्थव्यवस्था पर
ब कहता है उपभोक्तावाद पर, और स कहता है सपनों और उम्मीद पर, और द कहता है नैतिकता पर। तो आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर पंक्तियां लिखी गई हैं ये किस पर आधारित है, किन विषयों पर चर्चा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए फटाफट इसका जवाब आना चाहिए। दोस्तों इसकी हम राइट आंसर की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर बा, इसका राइट आंसर होगा। ये जो उपभोक्तावाद पर इस पंक्तियों पर विषय पर चर्चा ना की गई है। यदि हम बात करें दोस्तों उक्त पंक्तियों में से उपभोक्तावाद के विषय पर चर्चा हुई। उपभोक्ता यानी जो हम खरीदार हैं, बाद में से आशय सामाजिक चेतना या आंदोलन से है जो उपभोक्ता के अधिकार और संरक्षण करती है। हमारा अधिकार है कि हम कौन सा टूथपेस्ट उपयोग करें, चाहे तो हम क्लोजअप के करें, चाहे कोलगेट के करें, या चाहे तो पतंजलि के करें। यह हमारा अधिकार और संरक्षण अधिकारों की प्रति सजग रखती है। उपभोक्ता की आवश्यकता के पीछे निम्नलिखित कारण भी हैं: सामाजिक चेतना, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना तथा मिलावट को रोककर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की गारंटी आदि। इनमें से उपभोक्ता संरक्षण पर हमारा अधिकार है, तो हम चाहे तो जिस चीज़ पर अमल कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी पंक्ति लिखी गई थी तो उपभोक्तावाद पर थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ब नंबर इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल जिन बच्चों ने इसका राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर जवाब कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। तो इसी तरह अपनी प्रतिभा पर अपना अमल बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। पीपी कॉम्पिटिशन एकेडमी के साथ आप सभी का स्वागत है। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 5 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक बहुत ही सरल तथा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि इनमें से जो कहानी के उदाहरण दिए गए हैं इनमें से कौन सी विश्व युद्ध की, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यहाँ पर 2 विश्व युद्ध हुए थे, जो प्रथम विश्व युद्ध की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये पृष्ठभूमि पर कौन सी कहानी लिखी गई। दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर की यदि हम बात डिस्कस करें तो ऑप्शन नंबर आ कहता है उसने कहा था। किसने क्या कहा था दोस्तों, इसी की बात यहाँ पर विश्व युद्ध के बारे में ही वर्णित किया गया, उसने कहा था, है ना। चलिए खैर छोड़िए। वह क्या कहता है, पंच परमेश्वर। सा कहता है एक टोकरी भर मिट्टी। द कहता है इंदुमती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तो अपना कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर प्रेषित करें। दोस्तों इसका हम राइट आंसर की बात करें, जो निम्नलिखित में से कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी थी, तो इसका राइट आंसर आ होगा उसने कहा था। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। लेखक की यदि हम बात करें तो चंद्रधर शर्मा, जो गुलोरी हिंदी की कथाकार तथा व्यंग्यकार तथा निबंधकार के रूप में से प्रसिद्ध और विख्यात थे। पंच परमेश्वर प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। जो दोस्तों यदि इसमें से पंच परमेश्वर की बात करें, जो इसमें पंच परमेश्वर थी, जो प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित थी, जो इसकी कहानी थी। उसने कहा था, इन्होंने कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी। तो दोस्तों चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 अपना क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। यदि आप अपना ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हर आने वाली समस्याओं पर आप अमल कर सकते हैं। चलिए क्या कहता है, अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है। दोस्तों आपको बताना है कि अतीत की चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है। यहाँ पर थोड़ा वो हो गया, यहाँ पर है होना चाहिए, है ना। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर क्या कहता है, राम कुमार वर्मा। ब कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और स कहता है महादेवी वर्मा, और द कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव प्रेषित करें। दोस्तों यदि हम बात करें अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना के बारे में यदि हम बात करें तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, राम कुमार वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर बनेगा तो ये महादेवी वर्मा, जो अतीत के चलचित्र जो किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है वो महादेवी वर्मा की है। दोस्तों महादेवी वर्मा चलचित्र की लोकप्रिय रेखा
और महादेवी हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान और कवयित्रियों में से एक हैं, जो स्मृति की रेखाओं उनके द्वारा रचित एक रेख चलचित्र है। दोस्तों महादेवी वर्मा जो उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रतिभावान कवित्रियों में से एक हैं, जो इनका अद्वितीय स्थान रहा है, जो हिंदी साहित्य में बहुत सारे गद्य और पद्यों का भी यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया और बहुत ही अच्छी कहानियों का संग्रह किया। दोस्तों तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। हिंदी की बहुचर्चित आत्म कथा जूठन का लेखक कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी की बहुचर्चित बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन का लेखक कौन है। आपको बताना है जूठन जो कहानी है हिंदी की बहुत ही जानी मानी कहानी है, उनमें से आपको बताना है कि इनके लेखक कौन है। आपको जो इसका राइट आंसर हो तो अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, प्रश्न क्रमांक आ के विकल्प में यदि हम डिस्कस करें तो मोहनदास नेमिसराय राय। दोस्तों मोहनदास नेमिसराय की बात करें, बाकी यदि हम बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, और सा की बात करें तो जय प्रकाश करमल, और दा की बात करें तो धर्मवीर। तो इसका राइट आंसर जो है, तो यदि हम राइट आंसर अपना कमेंट सेक्शन पर जरूर दें। कमेंट में सभी का नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं लगातार, तो इसी तरह अपना प्रतिभा बनाए रहें पीपी कंपटीशन एकेडमी के साथ और जुड़े रहें। यदि हम इसमें से राइट आंसर की बात करें दोस्तों, बहुचर्चित आत्मकथा जूठन कहानी के लेखक की यदि हम बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर होगा। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि वर्तमान दलित साहित्य में से प्रतिनिधि रचनाकारों में से एक हैं, जो उनके द्वारा लिखित आत्मकथा जूठन उन्होंने वंचित वर्ग की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे दलित वर्ग यानी गरीब वर्ग हैं उन पर रचित ये आत्मकथा है, जो इन्होंने अपने हर समस्याओं पर उन्होंने सन 1993 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने दिया गया था। डॉक्टर भीमराव जिन्होंने इन्होंने गरीबों पर अनेक सारी रचनाओं की और बहुत ही अच्छा इनका सूझबूझ 1993 में इनको फिर इसी आत्मकथा के चलते इनको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यदि आप इस तरह के यदि प्रश्न भी पूछा जाए कि 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया था, या कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर एक ही होगा, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको 1993 में सम्मानित किया गया था। तो चलिए इसकी हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका 22 का राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। सर अभी हम क्लास लिए हैं। जी, इसका हम राइट आंसर की बात करें तो इसका 1 नंबर राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो इसका थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं। अपना अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 8, कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है। तो आप ऑप्शन नंबर आ क्या कहता है, काव्येंद्र, ब कहता है बनौषधि, द कहता है देवेंद्र, और द कहता है इत्यादि। तो दोस्तों यदि
अपना इसका जवाब कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर दें। यदि हम इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका सा राइट आंसर हो। बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर जवाब दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो बहुत से गुड लक। यदि हम इसमें से बात करें, जो गुण संधि की बात करें, इसका गुण संधि के आसपास आने वाले स्वरों को मेल से जो विकार और परिवर्तन होता है उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ये क्या कह रहा है, आसपास आने वाली स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों इसको भी नोट करते जाएं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इन 5 भेद में से यदि हम बात करें तो पहला क्या हो कहता है, दीर्घ। आपने सुना होगा दीर्घ स्वर संधि का नाम सुना है ना कि नहीं सुना है? सुना होगा दोस्तों। चलिए दूसरा क्या कहता है, गुण स्वर संधि। दोस्तों दूसरा कहता है गुण। तीसरा है, यदि हम संधियों की बात करें तो यण की बात करें और आयात। दोस्तों इन संधियों में से आदि हैं, जिसकी यदि गुण स्वर में इसका क्या है, एक नियम होता है। दोस्तों नियम क्या है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नियम को भी आप समझ जाएंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप इस तरह के कोई भी प्रश्न हो तो आप निश्चित से बहुत सावधानी पूर्वक इसको सरल कर सकते हैं या जान सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम गुण स्वर संधि में की बात करें, यदि गुण स्वर संधि की यदि हम बात करें, आ या आ के बाद है ना, ई या ई या ऊ या बड़ा ऊ है ना, और ऋष आए तो दोनों मिलकर है ना। यदि आए तो दोनों मिलकर क्या कहता है, इसका नियम है दोनों मिलकर क्रम से है ना, क्रम के हिसाब से, क्रम से का अर्थ हो गया क्रम से ए ओ आर हो जाता है। जैसे इसमें से हम देवेंद्र की बात करें दोस्तों, तो इसका संधि विच्छेद की यदि हम बात करें, संधि विच्छेद की बात करें हम दोस्तों, तो इसकी छंद विच्छेद की हम बात करते हैं संधि विच्छेद की, तो इसका हो जाएगा इंद्र, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, संधि विच्छेद की बात करें दोस्तों तो इसका हो जाएगा देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। जिनमें से आपके अभी जो नियम आपको बताया, आ प्लस ई मिलकर ए हो गए, इसलिए इसमें गुण स्वर संधि हुई। तो दोस्तों इस जो नियम है, इस नियम को आप नोट करते जाएं। जो इसी नियम से अनेक जो सारी संधियां हैं ना, संधि के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इनमें से बहुत सारे बच्चे हम दोस्तों बहुत सारे लोग गलत कर बैठते हैं। तो जो आप इनमें से नियम पर अमल कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर अनेक सारे इन्हीं से बनते रिलेटेड प्रश्नों को भी आप अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इस नियम को भी नोट करते जाएं और अपना कमेंट सेक्शन पर जवाब देते जाएं। बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर देवेंद्र कमेंट सेक्शन में जवाब दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहें बीपी कंपटीशन एकेडमी के साथ। प्रत्यय इस शाम को यदि हम बात करें तो 6 बजे से 9 बजे तक लगातार जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं, तो इनमें से लगातार कंटिन्यू बने रहें। यदि हम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक की बात करें तो हमारा हिंदी साहित्य का टेस्ट रहा करता है। इसके बाद हम बात करें 7 बजे से 8 बजे तक तो हमारा जीके का रहता है, और अगली क्लासेस 8 से 9 तक रहती है जनरल साइंस की। तो दोस्तों बने रहें बीपी कंपटीशन एकेडमी के साथ। बहुत ही सूझबूझ टीचरों के अनुसार यहाँ पर पाठ्यक्रम टेस्टों को लगातार संचालित कराई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। तो बने रहें बीपी कंपटीशन एकेडमी के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है। दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि संधियों पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो यदि हम इनमें नियम पर अमल कर पाएँ तो बहुत सारी समस्याएं नहीं होगी, हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यदि हम ऑप्शन नंबर आ की बात करें तो वृद्धि संधि, अयाज संधि व कहता है, और सा कहता है व्यंजन संधि, और द कहता है विसर्ग संधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए इसका हम राइट आंसर के दोस्त बात करें तो मनोयोग शब्द किस संधि का से बना है, तो आपका राइट आंसर विसर्ग संधि होगा। दोस्तों जिन बच्चों ने द इसका विकल्प चूज किया है और प्रेषित किया है अपना कमेंट सेक्शन में जवाब, तो उनका राइट आंसर वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे इसका लगातार जवाब दे रहे हैं, विसर्ग स्वर संधि इसका राइट आंसर होगा। अब इनमें से भी नियम होते हैं दोस्तों। मनोयोग शब्द विसर्ग स्वर संधि से बना है, जो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जहां संधि होती है उसे विसर्ग स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों यदि इस संधि में विसर्ग के स्थान पर कोई अन्य वर्ण आ जाता है तो विसर्ग संधि का लोप हो जाता है। जो किसी विसर्ग से पूर्व यदि आ और बाद में किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण जैसे आ या रा ला हुआ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे हम बात करें इनमें से बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे इसी के मनोयोग की हम बात करें जो इसी में से प्रश्न पर है। मनोयोग की यदि हम बात करें तो इसका विच्छेद की बात हम करें तो मनः प्लस योग हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या होगा, मनो योग है ना। चलिए और सारे हम बहुत सारे इनमें से विकल्प प्रश्नों पर इनमें से उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारा एक और है मना है प्लस सॉरी मनोयोग कोई शब्द से मेल नहीं होगा, मना है प्लस भाव, इसमें से भाव लेंगे तो मनो भाव हो जाएगा। तो इसका जो बनेगा शब्द तो क्या बनेगा, मनो भाव। चलिए तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, विसर्ग स्वर संधि होगी है ना। तो मनोयोग शब्द किस संधि से बना है, तो दोस्तों मनोयोग विसर्ग स्वर संधि से बना है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर दिया है, बहुत बच्चे बहुत सारे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, तो बने रहे बीपी कंपटीशन एकेडमी के साथ। चलिए तो डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है। तो दोस्तों ये जो चंद्रमौली शब्द बना है तो आपको बताना है कि किस समास से बना है। यदि हम बात करें चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है, दोस्तों प्रश्न कहता है तो ऑप्शन की बात करें हम तो ऑप्शन नंबर आ कहता है बहुब्री समास, दो कहता है द्वंद्व समास, और यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, जो द्वंद्व यहाँ पर टाइपिंग में नहीं आता था जिस इसमें से होता है दोस्तों, तो द्वंद्व हो जाएगा। और सा कहता है अव्ययी भाव, द कहता है तत्पुरुष समास। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। यदि हम चंद्रमौली शब्द की बात करें, यहाँ समास पूछ रहा है, तो दोस्तों इसके हम सही ऑप्शन की बात करें या सही इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बहुत सारे बच्चे बहुब्री समास जवाब दे रहे हैं, साक्षी मिश्रा, खुशबू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रोशनी मिश्रा, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर आप बहुब्री कमेंट बॉक्स में अपना जवाब प्रेषित किए हैं, तो राइट आंसर बहुत सारे बच्चे बहुत इसी तरह अपनी प्रतिभा बनाए रहे हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है दोस्तों, द्वंद्व समास होता है, क्या पूछता है इसका समास, यानी इसमें बताना है कि द्वंद्व समास होता है ना। आ क्या कहता है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, ब कहता है जिसके सभी पद प्रधान हो, और स कहता है जिसका दूसरा पद प्रधान हो, और द कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है द्वंद्व समास के क्या रूल है कि जिसका पद
जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो आप किसका जो राइट आंसर है तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ये बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसकी जो हम इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका बा राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दिए हैं, तो बा की बात करें तो इसका राइट आंसर बा होगा, जिसके सभी पद प्रधान हो, यानी द्वंद्व समास के समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में और एवं शब्द लगाना पड़ता है। इनमें से दोनों पदों को मिलते समय ध्यान स्थित योजक लुप्त हो जाते हैं। जैसे माता और पिता, इसके उदाहरण है लोटा और डोरी। माता पिता जो पद के समान होते हैं। जैसे हम लोटा और डोरी, यानी मैं बताया कि और लग जाता है, जैसे माता, माता और पिता, लोटा और डोरी अक्सर इसके उदाहरण हैं। तो द्वंद्व समास में जिसके सभी पद प्रधान होते हैं, यानी सभी पद इसके प्रधान होते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर यदि हम बात करें, इसके विकल्पों पर हम डिस्कस करें तो आ क्या कहता है, गगनचुम्बी। द कहता है पद ललित, है ना, और सा कहता है बलहीन, और द कहता है खान पान। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है तो अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसका हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर द। वेरी गुड। जिन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर द जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दिए हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो खान पान इसका राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों यदि हम बात करें तो खान पान शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यदि हम गगनचुम्बी की बात करें तो गगनचुम्बी समास तत्पुरुष समास का उदाहरण था। जो पद ललित की बात करें तो ये भी तत्पुरुष, और बलहीन की बात करें तो ये भी तत्पुरुष समास से इसका मेल था। इनमें से जो एक ही प्रश्न था जो खान पान, जो इसकी बात करें, हम खान पान की बात करें तो ये विश्लेषण के नाते जिनमें से इसका राइट आंसर द खान पान हो। चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल तथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है तद्भव शब्द कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है ना तद्भव शब्द कौन सा है। चलिए तो फटाफट जवाब अपना कमेंट सेक्शन में दें। आ क्या कहता है, अमरूद। द कहता है आमदनी, और सा कहता है आपिस, और द कहता है अनमोल, जिसका कोई मोल ही ना हो। दोस्तों अनमोल की बात करें तो जिसका कोई मोल ना हो, इसका अर्थ होता है आपिस यानी ऑफिस, आमदनी यानी कमाई होता है, अमरूद यानी आप भी जानते हैं, है ना। अब तो सीजन आने वाला भी है अमरूद का। बहुत सारे बच्चे जो अमरूद तो सभी ने खाया होगा, है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर आ की बात करें हम दोस्तों, इसका राइट आंसर आ अमरूद ही होगा। दोस्तों मुंह में तो पानी आ गया होगा अमरूद का नाम सुनते ही। चलिए कोई बात नहीं, जो तद्भव शब्द है ना ये अमरूद इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे, हम बहुत सारे मित्र हमारे रोज इसका राइट आंसर आ दिए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कमेंट सेक्शन में अपना जवाब प्रेषित करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 14 है जो क्या कहता है, आगत शब्द नहीं है। आगत की बात करें तो क्या है, ऑप्शन नंबर आ कहता है अदालत, ब कहता है आदमी, और सा कहता है औरत, और द कहता है बहन। चलिए इसका जो राइट आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए
इसका हम राइट आंसर की बात करें तो द नंबर इसका बहन राइट आंसर होगा। दोस्तों जिन बच्चों ने और जिन दोस्तों ने हमारे जो राइट आंसर इसका जवाब दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर दिए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपनी प्रतिभा बनाए रहें और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब प्रेषित करते रहें। इनमें से बहन ही अगध शब्द का उदाहरण नहीं था और जो तीनों जो हैं इसका ये अगध शब्द ही थे। जो इनमें से अदालत, आदमी, औरत ये अगध शब्द थे, जिनमें से बहन ही एक ऐसा शब्द था जो ये अगध शब्द से नहीं था। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए प्रश्नों पर। आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर हर समस्याओं पर अमल कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही है ना दोस्तों। आपको बताना है पर्यायवाची शब्द का युग्म सही नहीं है ना। चलिए ऑप्शन नंबर आ क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक अन्ना कहता है अनिल या समीर, ब कहता है खग, स कहता है अनाथ और द कहता है तन काया। चलिए तो आपको बताना है पर्यायवाची शब्द का सही युग्म नहीं। आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसका युग्म नहीं है। यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इनमें से सब खग यानी पक्षी होता है, अनिल या समीर दोस्तों खग बिगा है, यहाँ पे बिगा भी होना चाहिए, जो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, छूट गया होगा, जो विहार यानी पक्षी होता है। अनाथ जो इसमें से है, अनाथ जो पर्यायवाची शब्द युग में इसका कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर की अब बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर अनाथ होगा। और तनकाया जो शरीर से संबंधित है, तो इनमें से ये पर्यायवाची बहुत सारे इनमें से पर्यायवाची होता है। जो अनाथ का कोई मतलब वो नहीं होता, जो इनमें से जिसका सब कुछ जिसके सब कुछ होते हैं ना उसी को अनाथ कहते हैं, जिसका कोई ना हो उसका अनाथ कहता है। तो दोस्तों ये विलोम शब्द यहाँ पर प्रेषित मतलब लिपिबद्ध किया गया है, इसलिए इसका अनाथ इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है अश्व यानी घोड़ा होता है, तो घोड़ा का पर्यायवाची बताना है नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द पर्यायवाची यानी घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक ऑप्शन नंबर आ की बात करें तो है, बाकी अच और दा मतलब सा कहता है बाज और दा कहता है तुरंग। तो आपको बताना है कि इनमें से अश्व का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों यदि हम इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका पर राइट आंसर होगा अच। क्यों होगा इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं। अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, हाय, सानब और घोटक, बाज तथा तुरंग इसके पर्यायवाची शब्द थे, जबकि आच जिनमें से आंख का पर्यायवाची शब्द है। नयन, आंख, नयन, अच ये आंख के पर्यायवाची थे। तो दोस्तों ब नंबर जो इसमें यहाँ पर लिपिबद्ध किया गया था वो आंख के थे। किसके थे इसका भी डिस्कशन इसी शब्दों से हो जाएगा, इसी प्रश्नों से हो जाएगा। तो आने वाला प्रश्न पे भी इस समस्याओं का समाधान होगा। आंख, नयन और नेत्र इनमें से आंख का पर्यायवाची थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या कहता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। आपको बताना है कि जो विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है ना। चलिए आपको ऑप्शन की बात करें, आ अधिक, अल्प, ब कहता है कठोर या कोमल, स कहता है आरंभ या प्रारंभ और द कहता है मुख्य गुण, है ना। चलिए इसका जो राइट आंसर है तो अपना कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। यदि हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका सा राइट आंसर होगा, आरंभ या प्रारंभ। जैसे अधिक या अल्प, अधिक या अल्प यानी यदि हम बात करें तो अधिक या अल्प इसका मतलब हो गया ज्यादा या कम। ये कठोर की बात करें तो कठोर या कोमल, आप समझ पाए कठोर या कोमल भी। और आरंभ और प्रारंभ ये जो है ना तो ये युग में है, आरंभ और प्रारंभ। जैसे खान पान हो गया आरंभ हो गया,
पक्ष विपक्ष हो गया, मतलब पक्ष और विपक्ष जैसे ही शब्द आया तो वो पक्ष हो गया और उसका विलोम जो है तो विपक्ष हो गया, और मुख्य गौड़ ये भी, तो इसका राइट आंसर शाह इसका राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों जिन बहुत सारे दोस्त या मेरे छोटे भाई इसका जवाब दिए हैं 7, तो निश्चित तौर पर आपका सही आंसर है बहुत सारे बच्चे, और इसी तरह कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देते रहें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 18 प्रश्न नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है। दोस्तों आपको ये इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म जो विपरीत है ना, समझ पाए प्रश्न क्या कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर आ कहता है आज्ञ प्राज्ञ, और ब कहता है ज्ञानी भिक्ष, और स कहता है माया मृत, और द कहता है पादाप बिडाप। चलिए तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे अपना जवाब। यदि हम इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर राइट आंसर आज्ञ प्रज्ञ इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है दोस्तों, विमुख का विलोम शब्द है। आपको बताना है विमुख का विलोम है, बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हर परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षा वह बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों इसका जवाब सभी का आना चाहिए, कोई भाई या छोटा भाई इसका जवाब नहीं छोड़ना चाहिए, सभी को इसका मेरे पास जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं इसको वेट कर रहा हूँ, चलिए फटाफट इसका जवाब दें, तब तक हम अपना विकल्पों पर डिस्कस करते हैं। यदि हम बात करें आ की तो क्या कहता है अम्मुख, ब कहता है उन्मुख, और सा कहता है प्रमुख, और द कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तो फटाफट इसका जवाब आना चाहिए। बहुत सही, बहुत वेरी गुड, बहुत सारे वेरी गुड, बहुत सारे जवाब। इसी तरह जवाब आना चाहिए आप सभी का। इसका हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर उन्मुख इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपना इसका जवाब दिए हैं, तो राइट आंसर इसका बा होगा। चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 20 कहता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं, है ना। यानी जो वाक्य की दृष्टि मतलब अर्थ की दृष्टि से वाक्य को कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है। ऑप्शन कहता है आ 2, ब कहता है 1, और स कहता है 8, और द कहता है 20। चलिए तो इसका जवाब फटाफट अपना कमेंट सेक्शन में दें। दोस्तों अर्थ की दृष्टि से 8 वाक्य होते हैं, और शब्द की दृष्टि से देखें तो मात्र 3 वाक्य होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और वाक्य अलंकार, इस तरह के बहुत सारे अलंकार। मतलब इसमें से बात करें तो वाक्य के भेद होते हुआ करते हैं, जिनमें से अर्थ की दृष्टि से वाक्य ऐसे सार्थक समूह जो विस्तृत और पूरा आशय से प्रकट करके वाक्य कहते हैं। यदि इसमें से वाक्य की जो परिभाषा दी गई है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट भी करते जाएं। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करके वाक्य कहलाता है ना। तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 दृष्टियों से होता है दोस्तों। पहला है अर्थ की दृष्टि से, और दूसरा है रचना की दृष्टि से। जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के बाद यदि हम 8 जिनमें से भेद बताएं, जिनमें से विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक तथा संकेतवाचक की रचना होती है। यदि हम इनमें से दूसरे की बात बात करें तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसको भी नोट करते जाएं ताकि आने वाले इस तरह के प्रश्नों पर आप पूरा अमल कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, जिस वाक्य में एक उदेय और
विधेय होता है वह वाक्य है ना। क्या कहता हुआ है? वाक्य है। जिस वाक्य में एक उदेय और एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? अ कहता है मिश्र वाक्य, ब कहता है आश्रित वाक्य, और श कहता है संयुक्त वाक्य, और द कहता है सरल वाक्य। चलिए इसका जवाब फटाफट अपना कमेंट सेक्शन में दें। इसका हम जो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका द सरल वाक्य राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने इसका राइट आंसर द प्रेषित किया है तो निश्चित तौर पर वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर दिए हैं। यदि हम अगले प्रश्न पर अपना डिस्कस करते हैं तो चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से चार जो मतलब तीन ऐसे वाक्य दिए हुए हैं जिनमें से वो अशुद्ध हैं और एक वाक्य ऐसा दिया गया है जो शुद्ध है, जो अपना कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। चलिए तो फटाफट अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दें। तब आ क्या कहता है? वह आपकी श्रद्धा करता है, और ब कहता है वह आप पर श्रद्धा रखता है, और सा कहता है वह आपसे श्रद्धा करता है, और द कहता है वह आपसे आप में श्रद्धा करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तो फटाफट अपना कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि हम दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो बा इसका राइट आंसर होगा, वह आप पर श्रद्धा रखता है ना। वाक्य की शुद्धि के लिए यह आवश्यक होता है दोस्तों कि वाक्य में पद समूह या यथा स्थान हो। वाक्य की रचना के सामान्य नियम अनुसार सर्वप्रथम कर्ता होता है और अंत में क्रिया होती है, जो प्रश्नों में दी गई विकल्पों में बा का शुद्ध रूप है। जो वह आप पर है ना, वह आप पर क्या रखता है? श्रद्धा रखता है। और ये प्रश्न की ऑप्शन नंबर आ की बात करें तो ये क्या कहता था? वह आपकी श्रद्धा करता है। इसका मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। वह आप पर श्रद्धा रखता है ना। इसका राइट आंसर अब्बा होगा। और देखते हैं सा क्या कह रहा था? वह आपसे श्रद्धा करता था, यानी श्रद्धा करना कोई मतलब क्रिया ने, ये करना एक क्रिया हो जाती है, और श्रद्धा रखना यानी श्रद्धा रखा जाता है न कि करा जाता है ना। और द कहता है वह आप में श्रद्धा करता है। फिर से वही कहता है, मैंने जैसे आपको बताया हुआ है आप में श्रद्धा करता है, यानी फिर से वो कर्ता शब्द आया। जैसे ही कर्ता आया तो ये इसका राइट आंसर नहीं माना जाएगा। इसका यदि राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो बा इसका राइट आंसर होगा। जिन दोस्तों ने इसका राइट आंसर बा इसका प्रेषित किया है तो निश्चित तौर पर आप सबका राइट आंसर बा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, डिस्कस करें तो इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दोस्तों इनमें से तीन ऐसे शब्द दिए गए हैं जो अशुद्ध हैं, और एक ऐसा शब्द है मतलब वाक्य है जो ये शुद्ध है। तो आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यदि हम इन ऑप्शनों पर बात करें तो क्या कहता है? आपका विचार अच्छा है, और ब कहता है आप कुशल होंगे, है ना। ये आशा करता है, यानी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आप कुशल होंगे, है ना। और सा कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और द कहता है आप मुझ पर विश्वास कीजिए। कहते हैं ना कि आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा, है ना। ये मतलब वादा करते हैं, यानी उस पर भरोसा जताते हैं। चलिए इसके राइट आंसर आप फटाफट अपना कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। इसका यदि हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा आप कुशल होंगे। ये क्या कह रहा है? आपका विचार अच्छा है। ये भी कोई वाक्य ये शुद्ध था, जो आपका विचार व्यक्त करना है ना। जो ये आप मतलब वो बोल रहा है कि आपका विचार अच्छा है, मतलब प्रॉपर्ली यदि हम किसी से बात कर रहे हैं या अपना कोई विचार मतलब आदान प्रदान कर रहे हैं तो बोलते हैं कि आपका विचार बहुत अच्छा था सर। यदि हम बात करें मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो निश्चित तौर पर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, और आप मुझ पर विश्वास कीजिए मैं ऐसा कार्य काम करके दिखाऊंगा, तो निश्चित तौर पर वो विश्वास कीजिए। और जब यहाँ पर आप कहते हैं, यहाँ पर आप कुशल होंगे,
नहीं, इस तरह के नहीं, शायद आप कुशल होंगे, क्योंकि आप कुशल होंगे तो आप निश्चित तौर पर आमने सामने की गई बात को आदान प्रदान हो रहा है, तो ना कि तो इसके लिए हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने 1 नंबर इसका कमेंट सेक्शन में अपना जवाब प्रेषित किया है तो निश्चित तौर पर आप सबका राइट आंसर बा होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर क्या कहता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से, थोड़ा प्रश्नों पर बहुत गौर और बारीकी से ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किस में विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदी साहित्य, जो अपनी हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा है, इनमें से अल्प विराम, विराम, पूर्ण विराम और योजक चिन्ह और बहुत सारे ऐसे चिन्ह होते हैं जिनमें से बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि इन हिंदी साहित्य की भाषा में यदि हम बात की जाए तो इनमें से बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इस सभी का अपना अपना स्थान होता है। तो दोस्तों आ नंबर क्या कहता है? ममता, रेखा, सुमन और सुषमा खेल रही थी, है ना। वह क्या कहता है? रमेश, क्या कहता है? रमेश तुम्हारे पिता का क्या नाम है? ये प्रश्न कर रहा है। जैसे रमेश शब्द आया तो आपको यहाँ पर थोड़ा रुकना है, क्योंकि यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह किया गया है ना। तुम्हारे पिता का क्या नाम है ना। सा कहता है तुम्हें अपना खान पान पर ध्यान देना चाहिए। ये जैसे ही एक सॉफ्ट तौर पर कह दिया तुम्हें अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, ना कि ये रुक रहा है ना। और इसका द की बात करें तो द क्या कहता है? ये गलत काम मुफ्त में नहीं होंगे, है ना। तो यदि हम इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर मुझ में होगा, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक होगी टाइपिंग में, थोड़ा यह गलत काम मुझसे नहीं होगा, है ना। जैसे इनमें से भी, जैसे किसी से पूछा जाता था रमेश तुम्हारे पिता का क्या नाम है, रमेश तुम्हारे पिता का क्या नाम है ना। यहाँ पे ये जो अल्प विराम लगाया तो गया था, लेकिन ये गलत तरीके में से, यदि यहाँ पर ये नहीं लगना चाहिए, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। यह गलत काम है मुझसे नहीं होगा। जैसे बोल देते हैं ना कि कोई काम यदि आपका फ्रेंड या कोई आपको गलत काम करने का संदेशा देता है तो आप उसको निश्चित तौर पर यह बोल देते हैं, यह गलत भैया, यह गलत काम मुझसे नहीं होगा, आप किसी दूसरे से करा लीजिए। या कि कोई नामुमकिन काम होता है जो आपको करने को कहा जाता है तो भैया आप उसको साफ तौर पर कह देते हैं कि भैया यह काम मुझसे नहीं होगा, यह गलत काम मुझसे नहीं होगा। चलिए तो आप डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट और अंतिम प्रश्नों पर। यदि हम बात करें प्रश्न क्रमांक 25 की तो दोस्तों क्या कहता है? निम्नलिखित में से किससे विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है? इसमें बताना है किस में किससे, है ना। इन निम्नलिखित में से किससे विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है, यानी विराम चिन्ह तो लगा सभी में है, जो इनमें से अनुचित का प्रयोग किया गया है जो वहां पर नहीं होना था, है ना। चलिए तो अपना जवाब फटाफट इसका जवाब देना है। ऑप्शन नंबर आ क्या कहता है? प्रेम, ममता, दया आदि। वह कहता है जड़ चेतना गुण दोष। और सा कहता है अरे तुम बच गए, है ना। और दा कहता है तुम्हारा नाम क्या है? चलिए तो इसका फटाफट इसका जवाब अपना कमेंट सेक्शन में दें। यदि इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर बा इसका राइट आंसर होगा, जड़ चेतना गुण दोष। यहाँ पर इनमें से जो विराम चिन्ह लिखा गया था, जो इसका प्रयोग अनुचित हुआ है ना। चलिए तो बहुत ही निश्चित तौर पर इनमें से बहुत ही अच्छा आपका, जो आप लगातार बीपी कंपटीशन एकेडमी के साथ बने रहें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर आशा करता हूँ कि इसी तरह हर रोज टेस्ट पर बीपी कंपटीशन एकेडमी के साथ बने रहें। दोस्तों आपको मैं फिर से एक बार सूचित कर दूं कि जो हमारी लगातार क्लासेस शाम 6 बजे से 9 बजे तक लगातार टेस्टों पर लगातार संचालित हो रही क्लासों की यदि हम बात करें तो पहली क्लास होती है 6 बजे से 7 बजे तक हिंदी साहित्य पर टेस्ट की, और दूसरी क्लास की यदि हम बात करें तो वो MPGK की बात कर रहा हूँ, जो MPGK 7 बजे से 8 बजे तक संचालित होती है। यदि बात करें हम जनरल साइंस की तो वह क्लास
8 बजे से 9 बजे तक संचालित हुआ करती थी, जो अपने उचित बीपी कंपटीशन एकेडमी के बहुत ही सूझबूझ टीचरों से अध्ययनरत कराया जाता है। तो आप सब बने रहें बीपी कंपटीशन एकेडमी के साथ। आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।